गुड मॉर्निंग और एक बार फिर स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। अब इस शो में हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं और साथ ही हमारा शो हमारा साथ देने के लिए शेर खान के जतिन गेड़िया और अमित सेठ भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा दिवाली के ख़ास मौके पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा से बात करेंगे और आज वो हमारे स्टूडियो में होंगी कुछ ही देर में। अगली दिवाली तक के लिए पोर्टफोलियो कैसा रहे इस पर एक नज़र डालेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है शो में। मीनवाइल एक बार आप ज़रा लेकर आइए बैंक निफ्टी, जस्ट बैंक निफ्टी एक बार लेकर आइए। एक साइन दिखाए कि बैंक निफ्टी में अब एक बार के लिए एक इंट्राडे लो बना और यहाँ से शायद बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है दोनों में से और यहाँ पर अभी भी HDFC बैंक का अच्छा खासा सपोर्ट है और बाकी इंडिसेस जो बाकी स्टॉक्स हैं वो भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। HDFC बैंक इनफैक्ट डे हाई पर आया, अब करीब 3-3.25% ऊपर। अब अगर ये मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे और अगर एक बार फिर बैंक निफ्टी ग्रीन में तो आई गया है, 52,170 पर आ गया बैंक निफ्टी, ये थोड़ा सा एक इसने सपोर्ट करना शुरू किया है। बैंक निफ्टी का वापस कंट्रीब्यूशन लेकर आइए ज़रा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है वीरू अब शायद थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वापस। और HDFC बैंक देखिए आज सबसे ज़्यादा गाली जिस स्टॉक को पड़ी आज बेचारा वही है जो कोशिश कर रहा है कि मार्केट को कंप्लीट कोलैप्स से बचा ले। आज अगर आप इसको निकाल देते तो मार्केट पता नहीं कहाँ होता, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो टिका हुआ हूँ। ये अपना जैसे ना जब कई बार ये सरफराज वाली इनिंग्स खेल रहा है कि एक तो एटलीस्ट पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है, बाकी बैट्समैन जो मर्जी करें। जी हाँ, इस वक्त HDFC बैंक को सहारा है बिल्कुल, और वही अगर आप देखें कुछ स्टेबिलिटी लेके आता हुआ। मीनवाइल चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से कॉल्स को पिक करना शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो क्रम है उसमें आपको इनफैक्ट अनुज अवगत करा चुके हैं। जतिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त के आपके 2 कन्विशन आइडियाज़। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा इंडियन होटल्स में। तो रिसेंटली हमने देखा जो रनअप के बाद जो रिसेंट का करेक्शन आया उसमें अपने 40 डे एवरेज को होल्ड किया और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रनअप दिखा रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। 695 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 735 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो जुबिलेंट फूड में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। तो जुबिलेंट फूड में हमने देखा है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक एंगल्फिंग बुल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है सपोर्ट पे आके 20 वीक का एवरेज का सपोर्ट पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कल का हाई निकल गया है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 612 रुपए का और टारगेट रहेंगे 655 के। जुबिलेंट फूड वर्क्स ये हो गई पिक इस समय जतिन की। अमित सेठ भी हैं हमारे साथ। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग विनय जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी इस समय की मेरी 2 ट्रेड्स रहेंगी। पहला रहेगा HDFC लाइफ। इस वीक मार्केट में भी यहाँ पे HDFC लाइफ का काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक चैनल ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी सी भी मार्केट की रिकवरी आती है तो ये काफी फास्ट ऊपर मूव कर सकता है बिकॉज बेस्ड ऑन द मोमेंटम सेटअप। 740 का स्टॉप लॉस रहेगा और 770 के टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे HDFC लाइफ पे। सेकंड काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्री भी काफी अच्छा इस मार्केट में होल्ड कर रहा है। स्टॉक एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से निकल रहा है और एक 10-20 के बेस से बाहर आ रहा है। 4627 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 4700 4750 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4570 का। ओके, PI इंडस्ट्रीज 4626 पे आपका ट्रेड। रचना जी आपका ट्रेड इस वक्त का 2 ट्रेड। जी मेरे इस वक्त के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा एक्सिस बैंक और एक रहेगा एशियन पेंट्स। दोनों को ही लॉन्ग साइड पे देखेंगे हम। एशियन पेंट्स की जहां तक बात है 3030 पे प्राइस है। ये काउंटर मेरे हिसाब से आज 3060 की तरफ जाना चाहिए आज और कल में, और यहाँ पे 3010 के ऊपर ऐसे लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मेरे हिसाब से धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप हो रहा है, तो फ्राइडे के मूव की कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। यहाँ से 1195 का एक ऐसे लगा के अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए तो अपसाइड में 1220 या 1227 के 2 टारगेट्स हो सकता है और हमारे 8 कॉल विप्रो ने टारगेट कर लिया है। ओके बिल्कुल, तो ये इस समय रचना जी की ट्रेड्स। बैंक निफ्टी अब वापस थोड़ा मोमेंटम गार्नर कर रहा है, इवन मिड कैप ग्रीन में आया और बैंक निफ्टी अब अगर ये थोड़ा सा और यहाँ पर सस्टेन हो जाए और अगर
डे हाई निकालने की कोशिश करे, टाइम लगेगा उसमें, तो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि निफ्टी भी उसी हिसाब से रिकवर हो रहा है। और ये देखिए बैंक निफ्टी करीब 1.4% ऊपर, निफ्टी का सिर्फ 50 पॉइंट नीचे, तो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी की वजह से आती हुई। सचिन, आपकी 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक वर्स्ट केस सिनारियो निफ्टी के लिए जो था वो आई थिंक ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुका है। यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी बन सकती है। दोनों स्टॉक्स ऑन द पॉजिटिव साइड है। पहला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स का। काफी बड़े डिक्लाइनिंग वेव के बाद एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन इस स्टॉक में नजर आया था। फ्राइडे के सत्र में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है, एक पुल बैक की जरूरत थी, वो पुल बैक मुझे लग रहा है अच्छी तरह शेप अप हुआ है ड्यूरिंग द डे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 920 की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 894 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा स्टॉक मेरे रिडार पे रहा है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, वो है डीएलएफ का। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भी फ्राइडे के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई थी, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए 905 के लक्ष्य के लिए। अभी भी हम यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं एक्यूमुलेट करने की। स्टॉप लॉस आपको 868 पे लगाना है एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं डीएलएफ के फ्यूचर्स में भी। ओके, तो ये इस समय के आपके ट्रेडिंग कॉल्स। एक काम करते हैं, ट्रेड्स को थोड़ा थीने रखते हैं, मार्केट भी थोड़ा इस हिसाब का है नहीं, और दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 नवंबर को होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतज़ार है। आपकी दिवाली को खास बनाने के लिए हम मार्केट के बड़े एक्सपर्ट से लगातार बात करेंगे, ताकि अगली दिवाली तक के लिए आपके लिए एक जगमगाता सा पोर्टफोलियो बन सके। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा हमारे स्टूडियो में। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में देवीना जी के पास 3 दशक का अनुभव है। HDFC बैंक, अमेज़ॉन, एप्पल जैसे शेयरों पर देवीना मेहरा ने सबसे पहले भरोसा जताया था। आइए देवीना जी समझते हैं कि अगली दिवाली तक के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अनुज, और आपके दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं थोड़ा इन एडवांस। देवीना जी, ये अर्निंग सीज़न क्या मार्केट के लिए एक रियलिटी चेक बनकर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स पर, और बड़े स्टॉक्स, बजाज ऑटो जैसा स्टॉक 15% गिर जाता है, टाटा कंज्यूमर जैसा निफ्टी का स्टॉक 10% गिर रहा है अर्निंग्स पर, क्या थोड़ा सा अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है इस मार्केट में? देखिए, एक ये बात होती है कि मार्केट को जो करना होता है या स्टॉक्स को जो करना होता है, कई बार उसके लिए एक बहाना सा बन जाता है, कुछ चीज़ जैसे निमित्त बन के आती है। तो ये तो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा रिएक्शन आएगा, थोड़ा नीचे आएगी मार्केट, और ये चीज़ तो मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने से लग रही थी। बीच में मार्केट उसके बीच में इतना चला भी, तो इसीलिए जब हम लोग को ऐसा लगा था तो हम कैश में नहीं गए थे, तो थोड़ा बहुत हेजेस खरीदे थे, पर वो तो अब हेजेस भी इतना दूर चले गए क्योंकि तब से मार्केट इतना ऊपर चला गया। तो वो कभी ना कभी वो आना था, तो कोई ना कोई कारण बन के आता है। ओके, नहीं लेकिन फिर अप्रोच क्या हो इस मार्केट में? क्या करेक्शन जो है ये थोड़ा और लंबी चल सकती है अभी, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, या फिर इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा आप मार्केट में वापस आप थोड़ा सा बाय साइड की तरफ बायस बनाएंगे? देखिए, मेरा जो मानना रहा है, जो कि मैंने पिछले कुछ महीनों से आपके चैनल पे कहा है, कि मुझे जो लार्ज कैप्स है, जो निफ्टी के आप समझ लीजिए स्टॉक्स हैं, या उसके बियॉन्ड भी उतना बड़ा रिस्क नहीं लग रहा कि बहुत सस्टेन्ड क्रैश आएगा। वो हो सकता है कि बीच में रिएक्शन आए, और वो तो बाज़ार का नियम है, कभी भी मार्केट एक तरह से नहीं चलती है, बीच में नीचे आती है, ऊपर आती है। पर बड़े क्रैश का खतरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। जो 14-15% आपका 40-45 साल का जो रिटर्न है, वो पूरा जो 2010 से 20 का दशक था, वहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट वाले रिटर्न मिले, 9% भी रिटर्न नहीं कंपाउंड किया। तो उसके बाद से जो मार्केट चला, अभी भी आप ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुँचे। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं मार्केट में जहाँ खतरे की घंटी है, जहाँ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और अधिकतर वो एरिया हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जो वहीं पे फ्रॉथ आती है हमेशा। जहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं बोलती हूँ ये अच्छा थंब रूल है कि जहाँ भी जिस थीम पर बहुत सारे न्यू NFOs, न्यू फंड ऑफरिंग्स आते हैं, वो थीम ख़त्म होने की कगार पे होता है हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा। और बाकी भी जैसे IPO मार्केट में आप देख लीजिए, वहाँ बहुत फ्रॉथ है कि आप ख़रीद रहे हैं, उस
आप वो स्टॉक खरीद रहे हैं, ये आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि ये एक लॉटरी है, लग गई तो मैं जैसे ही वो स्टॉक अलॉट होगा उसको बेच देंगे, जो कि सेबी का डेटा भी यही दिखाता है कि जब स्टॉक अलॉटमेंट होती है अधिकतर लोग एक हफ्ते के अंदर बेच देते हैं। तो वो सब खतरे के एरियाज़ हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहाँ उतना खतरा मुझे नहीं नज़र आता है। ओके अच्छा, एक सेंस आप लार्ज कैप की बात हो रही है, एक मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा। अब एक ऐसा स्टॉक जैसे मैंने बात की आपके इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा HDFC बैंक फॉर एग्जांपल, इतना पैसा जिसने बना के दिया, सब आपने इसको आइडेंटिफाई किया था बहुत पहले, जब वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाला आपने एग्जांपल दिया था। पिछले 5 साल से इसने इन्वेस्टर का पैसा बनाना बंद कर दिया है। क्या ये यहाँ पे वो जो स्टोरी थी वो फिनिश हुई है, या फिर ये एक फेज़ है, इसके बाद वापस वो कंपाउंडिंग वाला इम्पैक्ट वापस आएगा? वो कहना मुश्किल है, और जैसा कि मैं बहुत बार कहती हूँ आपके चैनल पर भी कि बैंकिंग थोड़ा बाकी तरह की कंपनियों या इंडस्ट्री से थोड़ा हट के सेक्टर होता है, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नेगेटिव सरप्राइजेज ही आती हैं, पॉजिटिव सरप्राइजेज नहीं आती हैं। क्योंकि बैंक, आप ये समझ लीजिए ना, बैंक ने अगर किसी को पैसा दिया तो वो अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो बैंक को कुछ बोनांजा नहीं मिलने वाला है। बैंक का खाली एक ही रिस्क रहता है कि पैसा वापस नहीं आएगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए बैंक का जो एक तरह से आउटलुक होता है वो थोड़ा फ़र्क होता है। और आप 5 सालों से देख लीजिए, 2020, 2021 बैंक निफ्टी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। 2020 में तो अकेला एक वही मेजर सेक्टर था जो नेगेटिव में था, और 2022 को आप छोड़ दीजिए तो पिछले 5 सालों में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म किया है। एक खाली 2022 में बैंक निफ्टी डिड बेटर देन द निफ्टी, और वही एक साल था जब हमारे PMS में हमारा मार्केट वेट था बैंकिंग में, जो बाद में थोड़ा ओवरवेट हो गया। बाकी हम हमेशा ही अंडरवेट होते हैं बैंकिंग में। ओके अच्छा मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। मैम, ये लाजमी है कि बैंक्स के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न IT को लेकर ही आएगा। आपने इन्फोसिस के नंबर्स देखे, आपने TCS के नंबर्स देखे, आपका मैम इस वक्त IT पे क्या व्यू है, जिसने पिछले 3 महीने में सबसे बड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है इस प्राइस पे? IT पर हम ओवरवेट हैं। अभी मैं देख रही थी अपने PMS में, अभी हम लोगों ने रीबैलेंस किया है, मतलब इनफैक्ट रीबैलेंस चल ही रहा है, इस हफ्ते तक पूरा होगा। तो IT में हम थोड़ा ओवरवेट थे, वहाँ हमारा ओवरवेट बरकरार है। और अभी भी ज़्यादातर लार्ज कैप IT है, मतलब 1-1.5 साल पहले उसमें काफ़ी मिड कैप IT था, पर अभी ज़्यादातर लार्ज कैप IT है। और उसमें जो भी थोड़ी बहुत इश्यूज थे, मेरे ख्याल से अब वो, मतलब दे आर बिहाइंड यू इन अ सेंस कि अब आपको देखिए, टेक्नोलॉजी का डिमांड तो हमेशा ही था। वो बीच में था कि आपके जो US वगैरह में थोड़ा स्लो डाउन है, तो उससे होता ये है कि आपको जो ऑर्डर आप सोचते हैं 3 महीने में मिलने वाला है, वो 6 महीने में मिलता है या 9 महीने में मिलता है, पर वो डिमांड गायब नहीं हो जाती है। तो IT अभी भी रिलेटिवली अच्छा ही सेक्टर लगता है। ओके, IT रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है और आप लोग ओवरवेट हैं इस वक्त। अच्छा मैम, 1-2 बास्केट और जिन्होंने इस साल पैसा काफ़ी कमा के दिया, आई मीन एक थीम रही थी QSR सेगमेंट की, और उसमें चाहे वो जुबिलेंट फूड्स हो या फिर आप जोमेटो को देखिए, और इस स्पेस में जिस एक IPO की तैयारी हो रही है स्विगी, इस थीम पे मैम आपका व्यू क्या है? इसमें से कोई स्टॉक आप लोगों ने अगर अपने PMS में इंक्लूड किया हो, और स्विगी जिसका मेरे ख्याल से CPSS जो है ना, वो मतलब जो अल्टीमेटली वो 360-325 के आसपास इशू हुआ था, वो 390 तक गया। क्या ये सेगमेंट पैसा बना के देगा? और अभी ये सेगमेंट अभी हम लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलते हैं। तो बहुत सारे जो नए स्टॉक्स होते हैं या जिसमें बहुत अच्छी आपको कहानी भी कोई सुनने को मिले, ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसमें निवेश करें। तो ये इस तरह के स्टॉक्स में हमने निवेश किया नहीं है। जो भी स्टॉक्स या तो प्रॉफिट बना नहीं रहे या अभी प्रॉफिट बनाना शुरू किया है जिन कंपनीज़ ने, उस तरह के स्टॉक्स में हम लोग जनरली जाते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत जगह पर अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बड़ा जोखिम उठाएं और रिस्क लेकर पैसा कमाएं। रिस्क को मैनेज करके पैसा कमाना ही समझदारी होती है। तो हम लोग का तो वही फ़िलॉसफी है कि आप सोच समझ कर निवेश करें, देखभाल कर सेक्टर देखें, से देखभाल कर कंपनीज़ देखें,
और हर थीम को चेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फोमो में मत पड़िए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वो स्टॉक चल गया, मेरे दोस्त ने पैसा बना लिया और मैंने नहीं बनाया, उस तरह की सोच की कोई आवश्यकता नहीं होती। मार्केट में बहुत तरह के मौके आते हैं। ओके, तो चलिए फिर आप इस समय आपकी थीम्स क्या हैं, मेजर थीम्स जिन पर आप काम कर रही हैं इस समय, वो कौन सी होंगी फिर? हाँ, उसमें आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो एक थीम मैंने काफ़ी बार आपके चैनल पर भी बात की है, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ओवरवेट हुए थे उसमें अक्टूबर 2021 में, सो 3 साल पहले, और ज़्यादातर फंड मैनेजर्स को वो थीम समझ आई 2023 में। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम उस सेक्टर पर थोड़ा अंडरवेट हैं, मतलब इस बार हमारे सिस्टम्स में उतने अधिक स्टॉक्स उसमें से नहीं आए। तो वो 3 साल में पहली बार है कि वो वाला थोड़ा अंडरवेट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ख़राब लग रहा है, पर अब उतने स्टॉक्स उसमें नहीं आ रहे हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करें। और जहाँ ओवरवेट हैं, फार्मा हेल्थ केयर, हम लोग लगभग 2023 के शुरू से ओवरवेट हैं, वहाँ थोड़ा ओवरवेट बढ़ता गया। अभी इस बार और बढ़ा तो नहीं है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ओवरवेट सेक्टर है। ऑटो कंपोनेंट्स हमारे लिए ओवरवेट सेक्टर है। आईटी का मैंने कहा, अब जो पिछले 2 बार में थोड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं जिन सेक्टर्स में, एक केमिकल्स, वो 2 साल के बाद केमिकल्स फिर से हमारे सिस्टम्स को अच्छे लगने लगे हैं, और एफएमसीजी में भी धीरे धीरे करके थोड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जहां अभी रिसेंटली ऐड हो रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, मतलब एक्स ऑफ जोमेटो, स्विगी जो वीडियो ने बात की, लेकिन एक्सचेंजेस है जैसे फॉर एग्जांपल, या CDSL, या जो मार्केट मेकिंग HDFC AMC है, यहाँ बहुत पैसा बना है पिछले 1-1.5 साल में। इनमें से कोई स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में? ये स्टॉक्स थे हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन जो जुलाई का रीबैलेंस हुआ उसमें वो सारे स्टॉक्स निकल गए। जितने भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थे, AMCs, एक्सचेंजेस वगैरह, वो जुलाई वाले रीबैलेंस में उनका रैंकिंग बहुत गिरा और वो सारे स्टॉक से हम लोग निकल गए हैं। एक आध कोई बचा हो, वैल्यूएशन की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से? वो मतलब एक्चुअली हम लोग सारे फाइनेंशियल साथ में देखते हैं। मतलब जो सिस्टम हमारा है वो लिटरली सब फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखता है। और एक तो होता है कि देखना, दूसरा होता है कि आप ह्यूमनली कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो सब पैरामीटर्स पे अच्छा होगा या सब पैरामीटर्स पे ख़राब होगा, तो उसको कैसे कंबाइन करना है और साथ में कैसी रैंकिंग आती है। तो मतलब उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नज़र आई, उनका रैंकिंग काफ़ी नीचे चला गया। तो हम लोग ये 3 महीने पहले इनमें से निकले हैं इस थीम से। अच्छा देविना मैम, ये इंश्योरेंस स्पेस पे आपका टेक क्या है? मतलब इस बार की अर्निंग्स या फिर लास्ट Q1 रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद स्टॉक्स ने मूव अच्छा दिया था, HDFC लाइफ ने लीड किया इस स्पेस को। अभी आपका इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर कोई एक्सपोजर हो या फिर इस स्पेस पे आपकी राय? इसमें थोड़ा ही एक्सपोजर है, बहुत अधिक एक्सपोजर नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली इसको कि इसमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ओके, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे अपनी आई थिंक रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़, कैपिटल गुड्स में इस बार थोड़ा सा डाइवर्जेंस नज़र आया, जहाँ ABB, सिमंस, कमिंस करियर हाई पे हैं। आपके L&T लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद काफ़ी बड़ा सेल ऑफ भी था, यहाँ पे एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। कैपिटल गुड्स को कैसे देख रहे हैं मैम इस वक्त अब, और अभी चेज करने लायक यहाँ पे क्या है? ये मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी जो कैटेगरी है उसमें हम लोग 3 साल से ओवरवेट थे, अक्टूबर 2021 से। और 3 साल से इस सेक्टर ने बहुत पैसा बना के दिया, स्टॉक्स दुगने तिगने चौगुने भी हुए। अब पहली बार 3 साल में ऐसी स्थिति है कि हम थोड़ा अंडरवेट हैं उस सेक्टर में। मतलब उसमें से एग्ज़िट इस बार ज़्यादा थी और एंट्रीज़ कम थी, और नेट रिज़ल्ट ये है कि उसमें हम लोग अभी अंडरवेट हो गए हैं। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डाइवर्स सेक्टर है, तो आपको कंपनी बाय कंपनी देखना पड़ता है। पर अब जो इतना अट्रैक्टिव वो सेक्टर 3 साल रहा, इतना पैसा बना के दिया, अब उसकी कहानी काफ़ी मैच्योर हो गई है। अब उसमें बहुत ज़्यादा जूस नहीं बचा है अगर आप पूरे सेक्टर को देखें साथ में। तो अच्छा देवेंद्र जी, एक अब थोड़ा सा मैक्रो की बात करते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में 2 मेजर मैक्रो थीम्स हैं, दोनों पे एक-एक करके बात करते हैं। पहले जो हमारे घर के पास है उसकी बात करते हैं, चाइना फैक्टर। कितना इम्पॉर्टेंट है ये चाइना फैक्टर? क्योंकि इस महीने जो
रिलेंटलेस FII सेलिंग आई है उसका एक बड़ा रीज़न ये माना जा रहा है कि अब पैसा चाइना में जाएगा क्योंकि वहाँ स्टिमुलस आ रहा है, प्लस वो मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है, 10 साल से चली ही नहीं है वो मार्केट। इस थ्योरी में कितना दम है और क्या वाकई में एक स्पेशली जो ETF इन्वेस्टर्स हैं वो क्या अब चाइना को चेज़ करेंगे वर्सेस इंडिया? पहले तो ये थीम डिस्कस करते हैं। देखिए, चाइना का जैसे आपने बोला बहुत टाइम से वो अंडर परफॉर्म कर रही थी मार्केट, जैसा कि मैंने कई बार कहा भी कि 2007 में उसने जो हाई बनाया था उसके बाद GDP 6 गुना हो गया और वो हाई नहीं निकला था। तो अपने को भी ग्लोबल फंड्स में भी काफ़ी टाइम से हम लोग 1.5 साल से देख रहे थे कि चाइना का बॉटम बनता है, पर अक्सर ही उसमें फॉल्स एक तरह से बॉटम बना। अब फाइनली लग रहा है कि हाँ चलेगा, बट जहाँ तक FII पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके कारण बाज़ार चल रहा है या नहीं चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि ऐसा होता है। मतलब इस महीने ऐसा हुआ है कि FII का सेलिंग हुआ और मार्केट गिर गया, बट आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसमें कोरिलेशन है नहीं कि ये FII का पैसा आएगा या नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी होता है कि अगर एमर्जिंग मार्केट, चाइना इज़ द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट इन एमर्जिंग मार्केट इंडस्ट्रीज, तो अगर ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट की तरफ पैसा आता है तो चाइना की तरफ आएगा, पर इंडिया की तरफ भी आएगा। चाइना का ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से जो है वो है कि वो कमोडिटीज़ पे क्या असर आएगा, वो थोड़ा सा ओके। दूसरी थीम जो जिसकी बात हो रही है कि फेड अब यहाँ से जो रेट कट साइकिल शुरू हुई है, क्या अब थोड़ा मेजर्ड रहेगा वो? US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट के ऊपर? हाँ, थोड़ा मेजर्ड तो रहेगा, क्योंकि देखिए मैं कभी भी उस कैंप में नहीं रही हूँ कि फेड बहुत तेज़ी से कट करेगा। मतलब आप अगर पीछे जाएं तो 2023 जब शुरू हुआ था लोगों का ये मानना था कि 2023 के दूसरे हाफ में फेड कट शुरू कर देगा, ऐसा मेरा नहीं मानना था। 2024 शुरू हुआ तो लोगों ने कहा मार्च में कट शुरू हो जाएगा। मैंने हमेशा ही कहा था कि ये साल में थोड़ा लेट शुरू होगा। और अभी भी आप देखें तो जब ये जो अभी तो उसके डेटा उसके बाद आया, पर फेड की मीटिंग के बाद भी आप देखें तो जो मार्केट प्राइस इन कर रहा था कि 2025 के एंड तक ही सब कट्स हो जाएंगे, फेड एनीवे वाज एक्सपेक्टिंग कि और 9-10 महीने लगेंगे। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेटा ज़्यादा अच्छा आया है, तो इसलिए अब तो ये लगता है कि और थोड़ा धीरे धीरे ही काम होगा। और अभी तो सब सेंट्रल बैंक्स यही करते हैं कि डेटा जो आएगा उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। पिछली बार क्या कहा था उस पर भी बहुत ज़्यादा वो लोग महत्व नहीं देते हैं कि पिछली बार ये कहा था तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार उसी हिसाब से करेंगे। तो वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा अभी अच्छा है इकोनॉमी का US का, तो वो कट तो धीरे धीरे ही आएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और जो आज हुई वो था गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 80,000 गोल्ड सिल्वर, और आई थिंक उससे जोड़ के हम शायद NBFCs को भी देख सकते हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को भी। बट गोल्ड पे आपका टेक क्या है मैम? ये अभी डोमिनेट करेगा अभी अगला स्विंग भी? गोल्ड देखिए ऐसा चीज़ है जो आपको एसेट एलोकेशन में कुछ रखना चाहिए, और भारत में इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा रहा हमारी दादी नानी के समय से, और वो बहुत उनका अच्छा निर्णय था कि सोना लेना चाहिए, क्योंकि उस समय वही एक चीज़ थी जो आपको करेंसी हेज देती थी कि जो रुपया गिरता जा रहा है उसके अगेंस्ट आपके पास एक ही चीज़ अवेलेबल थी, वो था गोल्ड। और आप देखें तो डॉलर में गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है। जो अर्ली 80s में गोल्ड का प्राइस था वो 22-23 साल तक वो प्राइस नहीं आया डॉलर में। अगर आप देखें बीच में 60% गिरा, उसके बाद जो दूसरा हाई बना उसके बाद 40% गिरा। तो गोल्ड भी काफ़ी वॉलेटाइल एसेट है डॉलर में, पर चूंकि रुपया गिरता जाता है इसलिए आपको रुपये में गोल्ड का चार्ट अच्छा लगता है। तो अब आपके पास बहुत सारे साधन हैं ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपके पास ये नहीं है कि खाली गोल्ड ही एक तरीका है जिससे कि आप करेंसी हेज कर सकते हैं। ये मतलब आप लोग सबको अपने एसेट एलोकेशन में ग्लोबल एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था, आज 84 हो गया है। 85% डिप्रिसिएशन हो गया है। तो आप जब लॉन्ग टर्म गोल बनाएं तो ग्लोबल एलोकेशन रखें, अपने एसेट एलोकेशन में कुछ गोल्ड रखिए, पर गोल्ड ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एसेट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
ओके, चलिए दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक तो स्टॉक्स देख लेते हैं। टाटा केमिकल्स 10% ऊपर है। इसमें कह रहे हैं सुबह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब टाटा सन्स का आईपीओ शायद आएगा। देखिए ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन इसका अगर एक स्टॉक पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है तो वो है टाटा केमिकल्स। शायद यही रीज़न है कि बाकी के टाटा ग्रुप स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। एक बार इंडियन होटल्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। ये स्टॉक अब करीब करीब 4% ऊपर है। अमित सेठ हैं हमारे साथ अभी भी। अमित जी, इंडियन होटल्स ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, क्या अब लग रहा है कि तैयार है जाने के लिए और आगे? जी अनुज जी, काफी ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। यू शेप रिकवरी 10 और 20 डेमा से दिखाया है। तो इसको 3 बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो अभी भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम 700 का रखेंगे। स्टॉक अगर 720 के पार होता है तो मेरे को लगता है कि ऑल टाइम हाई टूवर्ड 750 760 जा सकता है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 700 रुपीज। ओके, इंडियन होटल्स डी हाई की ट्रेजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ, और मूव अच्छा है यहाँ पे। इसकी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी याद रखिएगा वो करीब करीब 720 की है। तो मूव अच्छा जनरेट कर रहा है। एक स्टॉक और है जो कि इस वक्त अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा निफ्टी में भी लोअर ट्रेजेक्टरी से स्विंग आ रहा है। इट्स 465 ऑन टाटा पावर। रचना चाहिए जरा टाटा पावर को रीड कीजिएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप टाटा पावर को। मतलब अच्छा, इनफैक्ट टाटा पावर का एक बार जरा फ्यूचर्स की पेज भी रखिएगा स्क्रीन के निचले भाग पे। जतिन, टाटा पावर पे आपकी रीडिंग? देखिए, टाटा पावर की अगर जो मैं बात करूं तो रिसेंट का एक करेक्शन आया था जो 40 डे के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन 490 एंड 450, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फ्रेश अपसाइड की तरफ कोई नई रैली नहीं दिखा रहे, लेकिन एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा। अगर जो कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है करंट लेवल से 455 का स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर में टारगेट 480 से 485 का लगा के लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। मीनवाइल एक बार बजाज ऑटो का चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। राजीव बजाज अभी हमारे सिस्टर चैनल पर थे, और उन्होंने कहा कि जो पिछले कमेंट्स थे उनको शायद मार्केट ने गलत तरीके से पढ़ा है, और ये अभी भी मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और ओपन मार्केट में शायद बाय भी कर रहे हैं। ये आई थिंक इसको मार्केट ने हाथों हाथ लिया। स्टॉक अब इस समय डे हाई पर। चलिए यतिन के पास चलते हैं। आज ब्रोकरेजेस ने HDFC बैंक पर काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ दिए हैं, और वो एक स्टॉक है जो अभी भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम है। यतिन बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? तो ब्रोकरेजेस का ज़्यादातर का जो टारगेट है वो 2100 की रेंज में है, और बर्नस्टीन से शुरू करेंगे तो उनकी एक आउट परफॉर्मर रेटिंग है स्टॉक पे 2100 के टारगेट के साथ। और HDFC बैंक का Q2 का क्वार्टर इनके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट उनको लगता है कि आगे जाके एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद ज़रूर बाजार को इस बैंक से करनी चाहिए। हालांकि जो रिटर्न ऑन एसेट है इसका गैप जो है अभी भी ब्रिज करना बाकी है। गोल्डमैन सैक्स की 2156 की टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह है। इनको लगता है कि जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं और जो हिसाब से ओवरऑल प्रोविजनिंग कम हो रही है उसके कारण प्रॉफिट को एक ज़रूर बूस्ट मिला है। और आखिर में जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो मर्जर के बाद फिर से एक बार 1.6% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये भी एक ब्रोकरेज है जो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है HDFC बैंक के शेयर पे। हालांकि JP मॉर्गन न्यूट्रल है, HDFC बैंक पे टारगेट है 1750। उनको लगता है कि NIMs जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट रही हैं। हालांकि जो स्लिपेज रेशियो है वो काफ़ी कंटेन रखा है बैंक ने। तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं, Q2 में काफ़ी स्टेबल नंबर्स हैं, और आगे आके जो ग्रोथ की उम्मीद है H2 में उसके कारण स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं। ओके, मीनवाइल बजाज ऑटो लेकर आइए एक बार ज़रा। एकदम से देखिए क्या मैंने जब स्पॉट किया था 10-200 पर थे, एकदम से ये स्टॉक 10-700 तक गया, फिर वापस कोलैप्स किया 10-200 पर। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ये। अब पता नहीं मुझे, मतलब काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से एक इंडेक्स स्टॉक का इस तरीके का बिहेवियर नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी आई स्टॉक में। काफ़ी शायद लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, जो भी हुआ, और उसके बाद ये स्टॉक अब करीब 300 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। ब्रेक लेंगे, इस शो को यहाँ समेटेंगे। बीरू और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।